माई चैनल साइंस एजुकेशन एंड इंफॉर्मेटिक्स। तो मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की जो बुक है 11th क्लास की उसको मैं रीड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें उसी सीरीज़ में ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर में हम क्या, पहले दो लेक्चर में हमने क्या किया था? पहले दो लेक्चर में हमने किया था सेल का इंट्रोडक्शन, है ना। सेल क्या होती है, सेल कितने टाइप की होती है, सेल थ्योरी क्या है। ठीक है, और सेकंड लेक्चर में मैंने क्या बताया, ओवरव्यू, एक ओवरव्यू कि सेल किस टाइप की होती है, किस शेप की होती है ना, कौन सी सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है और सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है। ठीक है, लार्जेस्ट मतलब उसके साइज में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ी कौन है। और लेंथ में मतलब लंबाई में, लेंथ में देखो, साइज और लेंथ में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो साइज क्या है, चारों तरफ से एकदम बड़ी है, एकदम साइज में बड़ी है। और लंबी जो लेंथ में सबसे लंबी है, ठीक है, वो है ऐसे एक, ऐसे हम कह सकते हैं कि 1D में, है ना, एक डायरेक्शन में सबसे लंबी कौन सी है, तो वो है नर्व सेल्स। और एक साइज में सबसे बड़ी कौन है, वो है जो ऑस्ट्रिच का एग जो है, ऑस्ट्रिच ना जो शुतुरमुर्ग है उसका जो एग है, अंडा है, वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेल है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, हमने पढ़ा था सेल है वो टू टाइप्स की होती है ना। मेनली सेल दो टाइप की होती है, वो होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई, वो न्यूक्लियाई क्या होगा, एक सेल मेम्ब्रेन से, एक प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियस जो होता है वो ना, वो प्रॉपर प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं होता है ना, कवर नहीं होता है। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है वो सबसे मतलब पहली खोजी गई सेल है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम कह सकते हैं एक बैक्टीरियल सेल, मतलब एक बैक्टीरिया की सेल को अगर हम स्टडी कर लें तो हम प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी भी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। ये देखो, रिप्रेजेंटेड मतलब प्रोकैरियोटिक सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बैक्टीरियल सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी से भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट। और माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, वो भी क्या है, माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक सेल है। एंड पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये जो फुल फॉर्म है ये आपको याद रखनी है, पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं। दे आर generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells। क्या कह रहा है कि दे आर जनरली स्मॉलर, ये क्या होते हैं, स्मॉल होती है, छोटी होती है यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, छोटी होती है। एंड मल्टीपली मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स, और वो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल मतलब डिवाइड होते हैं, मोर रैपिडली मतलब तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब एक सेल से दो सेल में डिवाइड होगी तो वो तेजी से होगी। यूकैरियोटिक सेल है वो थोड़ा धीमे गति से डिवाइड होती है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के। ठीक है, सबसे पहला ये याद रखना है
ठीक है। और कौन सी, सबसे पहले देखो ये है कि कौन सी सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो बैक्टीरियल सेल होगी, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ हो गया, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, दे मे वेरी ग्रेटली ग्रेटली इन शेप एंड साइज, ठीक है। तो शेप और साइज में ये क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट हो सकती है ये शेप और साइज में। आगे देखते हैं, द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम। देखो अब मैंने इसमें मतलब मैंने क्या बताया कि जो बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो डिफरेंट होती है शेप के अकॉर्डिंगली। तो शेप के अकॉर्डिंगली कौन कौन से डिफरेंट ना रूप है, डिफरेंट टाइप है इस प्रोकैरियोटिक सेल्स का। सबसे 4 टाइप है, देखो 4 बेसिक शेप्स, बेसिक शेप 4 है। पहली कौन सी है, बेसिलस, दूसरी है कोकस या स्पाइरल, है ना, और विब्रियो मतलब कोमा शेप, एंड स्पाइरिलम मतलब स्पाइरल शेप। अब देखो बेसिलस में आपको एक बताता हूँ, ये देखो टिपिकल, ये तो बैक्टीरिया है, ये निमोनिया है, पीपीएलओ है, ये वायरस होते हैं। तो ये जो ना, ये जो डायग्राम है इससे आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल, टिपिकल बैक्टीरियल सेल कौन सी होती है, पीपीएलओ क्या होता है। इनमें देखो इनका साइज भी दे रखा है, देखो पीपीएलओ वायरसेस का, और यूकैरियोटिक सेल का साइज भी दे रखा है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि बेसिलस और वो है ना, बेसिलस हो गया, तो अलग अलग टाइप के शेप की प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। तो यहीं पे बता देता हूँ मैं, तो जो बेसिलस सेल्स जो होती हैं वो होती है इससे रोड शेप, ठीक है। रोड, जो आपकी रोड होती है ना, रोड शेप ऐसी होती है बेसिलस प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। कोकस मतलब स्फेरिकल आपने स्फीयर देखा होगा, है ना, होलो स्फीयर ये देखा ही होगा। तो स्फीयर के साइज की होती है और कोकस प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। फिर है विब्रियो में क्या है, क्या लिखा है यहाँ पर, कोमा शेप, मतलब ये ऐसी होगी, कोमा शेप ऐसी होगी, कोमा शेप होगी ये सेल्स। इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो ये हो गया विब्रियो हो गया। स्पाइरलम क्या होगी, स्पाइरल होगी ऐसे, स्पाइरल कैसे होती है, ऐसे स्पाइरल होगी ऐसे, ठीक है, स्पाइरिलम ये होगी। तो 4 बेसिक टाइप होगी शेप के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोटिक सेल्स की, ठीक है। कौन कौन सी, बेसिलस जो कि रोड शेप की होती है, कोकस जो स्फेरिकल होती है, विब्रियो जो कोमा शेप्ड होती है, और स्पाइरिलम जो स्पाइरल शेप की होती है। द organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shape and functions। भाई शेप और फंक्शंस है ना, जो शेप में है ये डिसिमिलरिटी क्यों है, क्योंकि फंक्शंस की, मैंने कल भी बताया था कि जो सेल्स होती है वो फंक्शन के कारण, अपने अलग अलग फंक्शन के कारण अपने शेप में अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली ये लाइन है यही बोल रही है, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन के अराउंड, मतलब चारों ओर क्या होती है, एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में भी है, और हमने देखा था प्लांट सेल में भी सेल वॉल होती है। अब प्लांट सेल वॉल और बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, तो प्लांट सेल वॉल जो है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, ठीक है। प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि बैक्टीरियल सेल वॉल है वो बनी होती है ना, वो जो बनी होती है वो होती है NAG ना, NAG और NAM ना, इन 2 सब्सटेंस से बनी होती है। और भी सब्सटेंस होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यही डिफरेंस है कि इनका कंपोजिशन जो है वो अलग अलग होता है। प्लांट सेल वॉल और बैक्टीरियल सेल वॉल के कंपोजिशन में
चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो दोनों को ही सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के सराउंड में क्या होता है, एक सेल वॉल होती है, ठीक है, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। देखो माइकोप्लाज्मा हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में ये पहले तो कह रहा है कि सेल वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि माइकोप्लाज्मा एक एक्सेप्शन है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जिनमें क्या होता है, माइकोप्लाज्मा में क्या होता है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको लर्न करनी होगी। ये सीधा सा सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। तो आगे बढ़ते हैं। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। तो फ्लूइड में ना, फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल वॉल, तो सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, इसको इसमें ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस कहते हैं इसको, ठीक है। न्यूक्लियस तो नहीं होता, उनको न्यूक्लियस के स्थान पर इनको क्या कहते हैं, है ना, इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इस न्यूक्लियस के सराउंड में क्या होता है, हमने पढ़ा था कल, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म ये क्या है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। अब साइटोप्लाज्म को बेसिकली हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स। तो फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है सेल में। कोई भी सेल ले लो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल लो, चाहे यूकैरियोटिक सेल ले लो, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे मैंने कहा था, जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। वो डीएनए क्या होता है, डीएनए के चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक्स कहते हैं। तो इस मटेरियल को, एक मटेरियल है वो नेकेड होता है, मतलब वो किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, नॉट एनवलप बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या नहीं होता, एनवलप जो एनवलप होता है, मतलब जो चारों ओर से घिरा हुआ हो, ठीक है। इन एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए, इन एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए। भाई जेनोमिक डीएनए मतलब ये वाला डीएनए, इसी डीएनए की बात कर रहा है जो कि नेकेड फॉर्म में होता है, ठीक है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए। ये डीएनए है वो स्मॉल सर्कुलर रूप में भी होता है, मैनी डीएनए, ठीक है। आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो डीएनए है इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा, इसके बिसाइड एक सर्कुलर डीएनए भी होता है। ये चीज़ ये कह रहा है कि इस डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एक सर्कुलर डीएनए भी होता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बैक्टीरिया में, ठीक है। प्लाज्मिड कहते हैं, ये देखो, द प्लाज्मिड, द स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड कहते हैं उनको। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटॉपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरियाज, है ना। कुछ बैक्टीरियाज में क्या होता है, ये जो प्लाज्मिड है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बैक्टीरिया के जो लाइफ साइकिल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हम आगे जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको एकदम क्लियर होता जाएगा कि प्लाज्मिड का क्या रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया, ठीक है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। मतलब उनमें से मैंने क्या कहा कि जो प्लाज्मिड है वो बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे रोल प्ले करता है, उसमें से कुछ में एंटीबायोटिक्स के रूप में। एंटीबायोटिक्स क्या होता है भाई, जो हम जो दवाइयाँ लेते हैं वो क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया है उसको मार देता है। तो जो दवाइयाँ हैं वो क्या होती है, जो बैक्टीरिया को मार देती है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, उसके बैक्टीरिया है वो उसको अपने आप को बचाने के लिए
अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाएगा, और वो मॉडिफिकेशन किस में आएगा, प्लाज्मिड में आएगा, और उस प्लाज्मिड के द्वारा वो जो दवाइयाँ हैं उनको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, जिससे उन बैक्टीरिया को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो बैक्टीरिया है वो ये जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो प्लाज्मिड है, वो प्लाज्मिड क्या कर रहा है, एंटीबायोटिक के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, यूज कर सकते हैं, मतलब प्लाज्मिड है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक कैरेक्टर प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखो, कुछ में करता है, सारे में नहीं करता है। ठीक है, इन हायर क्लासेस you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA। अब देखो एक टॉपिक आएगा 12th में, वो है वो कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में आप देखोगे कि इस प्लाज्मिड का यूज हम किसी डीएनए को एक सेल में से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो 12th में आएगा, अभी तो मैं आपको समझा नहीं सकता। ठीक है, तो प्लाज्मिड का ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जीन क्लोनिंग में यूज़ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने कल ही बता दिया था, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोट्स में तो होती है लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। नो organelles like the one in eukaryotes are found in prokaryote cells except for ribosomes। देखो, राइबोसोम के अलावा और दूसरी जो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, केवल यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में केवल कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है, राइबोसोम। ठीक है, prokaryotes have something unique in the form of inclusions। तो प्रोकैरियोट्स है उनमें ये सेल ऑर्गेनेल्स तो नहीं होते, लेकिन उसके अलावा एक यूनिक सी चीज़ होती है जो केवल प्रोकैरियोट्स में होती है, और वो है इंक्लूजन बॉडी। ये इंक्लूजन बॉडी है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे आपको बताऊँ, ये देखो यहाँ पर ये सेल एनवेलप है, उसके बाद में एक आएगा इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी में हम अलग अलग टाइप की होती है, तीन मतलब 3 टाइप की इंक्लूजन बॉडी होती है। तो ये जो इंक्लूजन बॉडी है ये केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही पाई जाती है। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ेंगे, तो तब तक आपको पेशेंस बनाए रखना है। ठीक है, ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम्स इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। देखो, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि एक और सेल ऑर्गेनेली होता है ना, जो कि मेम्ब्रेन से बंधा होता है, लेकिन उसको मानते नहीं है, साइंटिस्ट है वो मानते नहीं है, लेकिन वो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। वो क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक मॉडिफिकेशन होता है, ऐसे मॉडिफिकेशन होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये जो है, ये देखो, ये एक सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं ना, तो ये इनको लेकिन ऑर्गेनेल्स मानते नहीं है, लेकिन ये एक मॉडिफिकेशन है सेल मेम्ब्रेन का। इसको सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन के रूप में स्टडी करते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन के रूप में हम स्टडी करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोजोम। तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो प्रोकैरियोटिक सेल में है वो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोटिक सेल से किस तरह से डिफरेंट है, तो वो हम एक बार ओवरव्यू एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स का। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, मेन तो यही है कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, नेकेड होता है, मतलब
वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड में, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवलप्ड नहीं होता। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यही है, इसीलिए इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं और इसीलिए इनको यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इनमें जो ऑर्गन्स जो होंगे, सेल ऑर्गेनेलीज, वो क्या होंगे होंगे मेम्ब्रेनियस होंगे, मेम्ब्रेनियस। तो इनमें मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, इनमें मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होंगे। देखो मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेलीज, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, ये हो गई गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये ऑर्गेनेलीज हैं, वो इनमें पाए जाएंगे यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम है, राइबोसोम यूकैरियोट्स में भी होगा, प्रोकैरियोट्स में भी होगा। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक यूनिक चीज़ होती है, वो क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी। और एक और होता है मीजोसोम, जो कि क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखी है हमने, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देख लिया, तो डिफरेंस से हम अच्छे से समझ सकते हैं किसी भी सेल को। ठीक है, सेल को हम क्या कर सकते हैं ना, कंपैरिजन से हम सीखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से याद होगा। तो अब आप कोई भी चीज़ है उसको कंपेयर करके पढ़ोगे ना, तो आपको ईजी लगेगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ठीक है, सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो सेल एनवलप और इट्स मॉडिफिकेशन देखते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure. The outermost glycocalyx followed by the cell wall and then the plasma membrane. देखो ये क्या कह रहा है कि जो बैक्टीरियल सेल है उसका जो सेल एनवलप है उसमें 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहर आउटर साइड में सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स। फिर उसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल, और उसके अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। अब मैं देखो आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। ये है एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल। ठीक है, उसमें ये 3 लेयर्स होती है बाहर। ठीक है, 3 लेयर्स होती है। इन्हीं तीनों को मिक्स रूप में क्या कहते हैं, सेल एनवलप कहते हैं। ठीक है, सबसे आउटर साइड की कौन सी है, ग्लाइकोकैलिक्स, इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये वाली है सेल वॉल, और सबसे अंदर वाली कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। और अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स ये याद रखनी है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये 3 होते हैं सेल एनवलप में। ठीक है, इन तीनों को मिक्स रूप में क्या कहते हैं, सेल एनवलप कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया ना, ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन। Although each layer of the envelope performs distinct functions. ये तीनों जो लेयर्स हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों जो लेयर्स हैं वो अलग अलग अपने अपना क्या करती है, उनका अपना अपना एक फंक्शन है। ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन अलग है, ठीक है, और फिर सेल वॉल का अलग है और सेल मेम्ब्रेन का अलग अलग है। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन क्या बनाता है, उसको लचीला बनाता है सेल को। सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल करता है जो एंटीबायोटिक्स है, जो हम दवाइयाँ के रूप में लेते हैं, है ना, बायोटिक्स के रूप में लेते हैं दवाइयाँ, उनसे थोड़ी सुरक्षा प्रदान करता है ना, कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करता है। और सबसे बाहर की है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स है, उसका भी एक रोल होता है। ठीक है, 2 तरह की ग्लाइकोकैलिक्स होती है। ठीक है, 2 टाइप की है, वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है,
तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों का एक यूनिक फीचर्स होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ये तीनों मिल करके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं। मतलब इन तीनों को अगर हम जोड़ दें और उनका बेसिक कार्य देखें तो इन तीनों का बेसिक कार्य क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये तीनों मिल करके क्या करती है, प्रोटेक्टिव यूनिट का निर्माण करती है। जैसे हमारी बॉडी में होता है प्रोटेक्टिव यूनिट, ये जो हमारी स्किन है वो क्या होती है, प्रोटेक्टिव यूनिट है। उसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव यूनिट होती है, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल एनवलप एंड द manner in which they respond to the staining producer developed by ग्रैम विज। भाई जो बैक्टीरिया है वो डिफरेंस होता है उनका सेल एनवलप के आधार पर, है ना, सेल एनवलप के बेसिस पर इनका डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस है वो किसने डेवलप किया, मतलब इसकी जो इन्वेंशन है वो खोज किसने की थी, ग्रैम विज ने। ग्रैम विज ने क्या किया, ग्रैम विज ने बैक्टीरियल सेल्स को किस किस बेसिस पर डिफरेंशिएट किया, उन्होंने डिफरेंशिएट किया ये जो मेम्ब्रेन्स जो है, सेल एनवलप्स हैं, उनके बेसिस पर ग्रैम विज ने सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स को क्या किया था, डिफरेंस किया था, ठीक है। तो ग्रैम विज, ये नाम याद रखना कि ग्रैम विज ने किस बेसिस पर सेल एनवलप्स के मैनर के बेसिस पर, ठीक है, और उनके रेस्पॉन्ड पर, ठीक है। इसे ग्राम स्टेन टेक्निक कहते हैं हम। ग्राम स्टेन टेक्निक आपको शायद तक प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल भी करवाता है। ग्राम स्टेन इसके कहते हैं, ग्राम स्टेन भी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में तो आपको, जब आप बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करते हो तब आपको तो ये मैंडेटरी होता है, ग्रैम स्टेन टेक्निक, ठीक है। तो ग्रैम विज ने क्या किया था देखते हैं। तो ग्रैम विज, दोज दैट टेक अप द ग्रैम स्टेन आर ग्रैम पॉजिटिव एंड द अदर्स दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्रैम नेगेटिव। अब ग्रैम स्टेन टेक्निक में दो तरह के बैक्टीरियाज देखे थे किन्होंने, ग्रैम विज ने। कौन कौन से, एक तो थे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको ऐसा नाम क्यों दिया, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव जो है वो ग्राम स्टेन टेक्निक को परफॉर्म कर रहे थे ना, एक प्रॉपर रूप से परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव थे उनको नेगेटिव क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने ग्राम स्टेन टेक्निक से, वो जो ग्राम स्टेन है वो उससे स्टेनिंग नहीं दिखा रहे थे, इसलिए उनको ग्राम नेगेटिव कहा। और ग्राम पॉजिटिव वो ग्राम स्टेन टेक्निक से क्या कर रहे थे, एकदम परफॉर्म कर रहे थे ग्राम स्टेन टेक्निक से, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उनका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राम स्टेन टेक्निक को फॉलो करे उन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो फॉलो ना करे उन्हें कहते हैं ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफरेंस इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमोंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमोंग डिफरेंट बैक्टीरिया। मतलब डिफरेंट बैक्टीरियाज में जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसका कंपोजिशन अलग होता है, उसकी थिकनेस भी अलग होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। इट कुड बी ए लूज सीथ, ये एक लूज मतलब लूज मतलब इनकी जो सेल, जो ग्लाइकोकैलिक्स बनती है जिन पार्टिकल्स से, ठीक है, पार्टिकल्स कह रहा हूँ, कुछ चीज़ों से बनी होती है, छोटे छोटे चीज़ों से बनी होती है। तो अगर वो एकदम क्लोजली पैक होगी तो उसे हम कहते हैं क्लोज पैक्ड। लेकिन जब ये दूर दूर होंगे उसे हम कहेंगे लूज पैक। तो ऐसी क्या होती है, लूज सीथ होती है। तो ये क्या है, लूज सीथ, और ये क्या है,
कॉम्पैक्ट शीट, ठीक है, कॉल्ड द स्लाइम लेयर। जो लूज शीट के होते हैं, मतलब जो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कौन सी, स्लाइम लेयर कहते हैं, ठीक है। वाइल इन अदर इट में थिक होती है, कुछ में क्या होती है, थिक होती है, कुछ में क्या होती है, लूज होती है, कुछ में लूज होती है, कुछ में थिक होती है, ऐसे लेयर्ड की फॉर्म में होती है, बहुत सारी लेयर्स के फॉर्म में होती है, उन्हें थिक होती है, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, कैप्सूल, इन्हें कहते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है। तो ये याद रखना, स्लाइम लेयर और कैप्सूल भी कहते हैं। स्लाइम लेयर किसे कहते हैं, कैप्सूल किसे कहते हैं, ये सीधा एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, ठीक है, आपको ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और क्लैपिंग, मतलब कोलैप्सिंग। कोलैप्स मतलब जुड़ना, किसी से अटैच होना, कोई भी सरफेस है उससे अटैच होना है। जैसे हमारी ये जो बैक्टीरिया सेल्स हैं वो हम पर अटैक करते हैं, हमारी सेल्स पर अटैक करते हैं, तो वो अटैक करने के लिए हमारी सेल्स से अटैच भी होना ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले वो क्या होंगे, अटैच होंगे। तो अटैचमेंट में कौन रोल प्ले करता है, तो वो रोल प्ले करता है कौन, सेल में जो ग्लाइकोकेलिक्स है वो एक फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन देता है, ठीक है। तो ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में पढ़ लिया हमने, ग्लाइकोकेलिक्स क्या होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली मतलब परमिएबल कौन सी क्या होती है, सेलेक्टिवली मतलब बहुत ही सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स को ही क्या करेगी, अपने से जाने देगी, तो उन्हें कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल उन्हें कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। आगे कहते हैं, आगे देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। वो सेलेक्टिवली परमिएबल सब में ही होती है, चाहे आप प्रोकैरियोटिक्स ले लो चाहे यूकैरियोटिक सेल ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सेलेक्टिव नेचर में होती है एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और इंटरेक्ट करती है बाहर की जो एनवायरनमेंट होता है उससे इंटरेक्ट करती है कौन, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और क्या होती है, आउटसाइड वर्ल्ड को क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, मतलब बैक्टीरिया को आउटसाइड, उसके जो आउटसाइड वर्ल्ड है उससे इंटरेक्ट करवाती है कौन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चरली क्या होती है, सिमिलर होती है एनिमल सेल से, या यूकैरियोटिक सेल्स कह सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल भी एक यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल से सिमिलर होती है ना। किस बेसिस पर, स्ट्रक्चरली, मतलब स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखो तो स्ट्रक्चर में ये जो बैक्टीरियल सेल की जो मेम्ब्रेन है वो सिमिलर होती है जो यूकैरियोटिक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उससे स्ट्रक्चरली क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ए स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर इज द मीजोजोम। तो मैंने बताया था एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है मीजोजोम, जो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होती है जिसे हम कहते हैं मीजोजोम, विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, मैंने बता दिया, मॉडिफिकेशन है, एक्सटेंशन कह दो, कुछ भी कह दो, इनटू द सेल। दीज extensions are in the form of vesicle ना ट्यूबुल्स एंड लेमिली। देखो अब इन म्यूजोजोम्स का भी शेप अलग अलग होता है, मतलब ये अलग अलग फॉर्म में होती है। कुछ है ये सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, कुछ क्या होती है, वेसल्स के रूप में होती है, ऐसे वेसल्स के रूप में होती है, कुछ में ट्यूब के रूप में होती है, ऐसे ट्यूब के रूप में होती है, ठीक है। और कुछ में क्या होती है, लेमिली मतलब ऐसे जुड़ी हुई होती है, ऐसे
ऐसे जुड़ी हुई होती है ऐसे, ठीक है, लेमिली के रूप में होती है। जैसे लेमिली होता है ना, क्लोरोप्लास्ट में लेमिली होता है ना, उसी तरह से अलग अलग टाइप के होते हैं मीजोजोम्स। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, वो सेल वॉल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो सेल वॉल को फॉर्मेशन प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल का फॉर्मेशन कौन करता है, तो सेल वॉल को फॉर्मेशन करता है कौन, ये मीजोजोम्स, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, भाई जब एक सेल है वो डिवाइड होती है दो सेल्स में, इन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है। तो ये डॉटर सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करवाता है, ये भी कौन करवाता है, ये जो मीजोजोम्स है, मीजोजोम्स ये करवाते हैं। तो मीजोजोम्स का क्या वर्क है, एक तो डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स और डीएनए का फॉर्मेशन करने के लिए। भाई जब सेल डिवाइड होगी, एक सेल के अंदर मतलब एक लिमिटेड ये मटेरियल होता है, डीएनए होता है, तो इस डीएनए को इक्वली क्या करना है, इक्वली डिफरेंस मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब ऐसी एक और कॉपी बनानी होगी। तो इस कॉपी बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए या डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। और सेल वॉल मैंने बता दिया क्या होती है सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल भी होती है। तो उस सेल वॉल की फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स में, ये तीनों फंक्शन किसके हैं, ये मीजोजोम का फंक्शन है। तो ये चीज़ें आपको नोट्स में अपना मतलब आप नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स में लिखते जाइए ना। तो आपको मतलब नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ऐसे नोट्स बनाने हैं जो कि आपको ही समझ में आए, सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आए, दूसरों को चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपको समझ में आना ज़रूरी है। ऐसे बनाने हैं और शॉर्ट्स में बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। बहुत सारे अब आप लिखेंगे ये सारा, अगर आप देखेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट सब कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा, ठीक है। तो क्या करना है, पहले 2-3 बार ये जो एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़नी है, और उन 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ लगी वो आपको लिखनी है, ठीक है। 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाने, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन ना सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सिक्रेशन मतलब जो कोई मीजोजोम्स है वो कुछ जो क्या कहते हैं फ्लूइड को क्या आता है सिक्रीट करते हैं, मतलब सिक्रेट मतलब हिंदी में कहें तो स्त्राव बोलते हैं, तो स्त्राव करते हैं। और रेस्पिरेशन में भी इम्पोर्टेंट होता है, रेस्पिरेशन भी ये एक इम्पोर्टेंट वर्क है रेस्पिरेशन। यूकैरियोट्स में रेस्पिरेशन होता है किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से, और प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेशन को परफॉर्म कौन करता है, मीजोजोम। तो मीजोजोम क्या है, एक क्या कह सकते हैं, एक मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, या सिमिलर होता है फंक्शन में, सिमिलर होता है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। In some prokaryotic like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophores which contain pigments। अब देखो कुछ में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन में एक मॉडिफिकेशन होता है, इन्हें माइकोप्लाज्मा ही मतलब ये एक तरह के माइकोप्लाज्मा कह रहा हूँ, मीजोजोम्स ही होते हैं। इन मीजोजोम्स में क्या होता है, एक क्रोमेटिन सब्सटेंस आ जाते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन सब्सटेंस आ जाते हैं, ये क्रोमेटिन सब्सटेंस क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज में ये आ जाते हैं इन मीजोजोम्स में। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटोफोर, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। तो मीजोजोम्स का एक और, मीजोजोम्स के भी मॉडिफिकेशन होता है, सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से क्या बनता है, मीजोजोम बनता है। और मीजोजोम का भी क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। बैक्टीरियल सेल में बी
मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल जो होती है वो मोटाइल या नॉन मोटाइल होती है। मोटाइल मतलब जो चल सकती है या तैर सकती है वो होती है मोटाइल, और जो तैर नहीं सकती, एक जगह पर स्थिर रहती है ना, ठीक है, एक स्टैटिक होती है, स्थिर होती है, उन्हें कहते हैं नॉन मोटाइल। ठीक है, तो ये दोनों तरह की हो सकती है बैक्टीरियल सेल। इफ मोटाइल, यदि वो मोटाइल है, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कोल्ड फ्लैजिला। भाई जो मोटाइल जो होती है, मैंने कहा बैक्टीरिया है वो दो तरह की हो सकती है, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं। अब मोटाइल में क्या इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जिससे वो मोटाइल कहलाते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक फ्लैजिला नाम की एक स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती है। ठीक है, जो अटैच्ड होती है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से, फ्लैजिला, उसे क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। तो फ्लैजिला की प्रेजेंट होने के कारण ही बैक्टीरिया क्या होता है, मोटाइल होता है। ठीक है, बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो ए रेंज, एक रेंज होती है बैक्टीरिया में, जो फ्लैजिला है उसकी अरेंजमेंट में और उनके नंबर में। मतलब कुछ में एक ही फ्लैजिला होती है, कुछ में बहुत सारी फ्लैजिला होती है ऐसे। ठीक है, कुछ में बहुत सारी फ्लैजिला होती है, कुछ में अरेंजमेंट होती है ऐसे, कुछ में ऐसे होती है फ्लैजिला। तो अरेंजमेंट के आधार पर और नंबर के बेसिस पर फ्लैजिला है वो अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। भाई जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम है, ये जो फ्लैजिला है वो 3 पार्ट से बना हुआ है। तो ये 3 पार्ट, सबसे पहला पार्ट क्या होती है, बेसल बॉडी। इसे क्या कहते हैं, एक बेसल बॉडी होती है, मतलब जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं बेसल बॉडी। ये रहा देखो बेसल बॉडी, सबसे अंदर वाला होता है बेसल बॉडी। फिर इसके बाद में ये पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं हुक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हुक कहते हैं, ये रहा हुक। ठीक है, और फिर आगे क्या होता है, ये फिलामेंट होता है। ठीक है, तो ये बेसल बॉडी होगी जो कि अटैच्ड होती है सेल मेम्ब्रेन से। किसकी, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन से। ये हुक होता है, ये सेल वॉल और जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसमें होता है, और ये फिलामेंट है ये हमको बाहर दिखता है। ये चीज़ हमको बाहर से नहीं दिखाई देती। अगर हम अंदर से, अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को अगर हम ये है ना टीएस काटेंगे, टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, तो हमें ये दिखेगा हुक हुक और ये बेसल बॉडी। ठीक है, बाहर से तो हमें सिर्फ ये क्या दिखता है, फिलामेंट दिखता है। ठीक है, तो ये फिलामेंट हो गया, फिर ये हुक हो गया, और ये बेसल बॉडी हो गया। तो ये 3 पार्ट होते हैं किसके, फ्लैजिला के। ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट प्रोटीन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। मतलब ये जो फिलामेंट है वो आउटसाइड होता है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर बहुत ही लंबी स्ट्रक्चर है, और ये आउटसाइड होती है सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है। ठीक है, बाहर से दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड फ्लैजिला पिलाई एंड, ठीक है, बिसाइड मतलब इसके अलावा, फ्लैजिला के अलावा पिलाई एंड फिम्ब्री आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला के अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं पिलाई, पिलाई कहते हैं, पिलाई एंड फिम्ब्री भी कहते हैं। ठीक है, फिम्ब्री और पिलाई ये 2 स्ट्रक्चर्स और होती है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है फिलामेंटस ही होती है। ठीक है, अब इनका भी अलग अलग रोल होता है, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती हैं इनका अलग अलग रोल होता है। फ्लैजिला का अलग रोल है, फ्लैजिला क्या करती है, बैक्टीरिया को मोटाइल बनाती है। ठीक है, पिलाई फिम्ब्री है, ये ना ये पिलाई और फिम्ब्री है ना, ये जो पिलाई जो है ये हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में हमें इसका रोल जो है, वो एक्चुअल रोल क्या है पिलाई का, वो हमें बायोटेक्नोलॉजी में पता चलेगा। फिम्ब्री भी क्या होता है वहीं पर पता चलेगा। ठीक है, तो जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको सब स्टडी हो जाएगी, सबके बारे में नॉलेज पता चल जाएगी। ठीक है,
तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे बायोलॉजी को, तो आपका माइंड है वो डेवलप होता जाएगा, ठीक है। द फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स spouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria. ठीक है, ये क्या करते हैं पिलाई और फिम्बरी, अटैच बैक्टीरिया को अटैचमेंट में, एग्जाम मतलब अटैचमेंट में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू रॉक्स से, जो चट्टान होती है, जो पर्वत जो होते हैं, चट्टान होती है, उससे अटैचमेंट के लिए भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। किसको, बैक्टीरिया को अटैचमेंट के लिए हेल्प करती है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, एक बार और स्टडी करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको एक बार और वीडियो देख लेना है, ठीक है। और ये एक बार मतलब जब समझ में आ जाए तो समझ आने के बाद आपको स्टडी भी करनी है, ठीक है। आपको एक बार और ओवरव्यू लेना है, पढ़ना है। तो 2-3 बार पढ़ के आप नोट्स बनाना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने, लाइनें बनाकर, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और बस इतना ही आज के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और ये वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।